एवरीवन, स्वागत आप सभी का नेक्स्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राकेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला फंडामेंटल का, और ये टोटली एक थ्योरी बेस्ड अपना टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। अपना आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रावीनस फ्लूइड्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इंट्रावीनस फ्लूइड्स के बारे में। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने देखा होगा कि जब अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो पेशेंट्स को जो है अपना डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स जो है वो इन्फ्यूज करते हैं। उन फ्लूइड्स का क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसफ्यूज करने का, किस बेसिस पे अपन उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं, उनसे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज रहती है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किस पेशेंट को कौन से टाइप का फ्लूइड अपने को देना है कि नहीं देना है, ये सभी चीजें जो है अपन यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अपन पढ़ेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, इन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपको क्लास को जो है बिल्कुल एंड तक देखना है, और एंड तक देखकर आपको कमेंट जरूर करना है कि हाँ मैंने क्लास को एंड तक देखा है और मुझे क्लास जो है वो समझ में आ गई है। कोई भी अगर आपका डाउट है क्लास से रिलेटेड, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग जो है बिल्कुल कमेंट के अंदर हमें जरूर बताएं। आपके सजेशंस हमारे लिए हमेशा वेलकमिंग है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। तो आईवी फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड क्या होते हैं? ये वो फ्लूइड्स होते हैं जो अपन क्या करते हैं, पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? वन इज क्रिस्टलोइड, वन इज क्रिस्टलोइड। एक तो कौन से होते हैं भाई? आपके क्रिस्टलोइड होते हैं, और दूसरा होता है आपका कोलोइड। कोलोइड दोनों के दोनों ही टाइप के क्या होते हैं आपके आईवी फ्लूइड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अपन यहाँ पे अगर बात करता हूं कि सर क्रिस्टलोइड क्या काम करते हैं, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंड करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? आपको वॉल्यूम एक्सपेंडर, वॉल्यूम एक्सपेंड करवाते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट की अगर बात करता हूं, मान लीजिए कि किसी पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है कि पेशेंट का फ्लूइड का क्या हो गया, लॉस हो गया, उसको सीवियर वोमिटिंग हो गई, कोई बर्न वगैरह हो गया, तो अगर आपको क्रिस्टलोइड उसको ट्रांसफ्यूज करने हैं तो वो रहेगा आपका 1:3। कितना रहेगा? 1:3। यानी कि आप क्या करेंगे, अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है 1 ml की, तो अपन टोटल उसको क्रिस्टलोइड कितना देंगे? क्रिस्टलोइड देंगे उसको 3 ml। क्यों? क्योंकि वो आपके इंट्रावीनस फ्लूइड के अंदर जो है उसका जो रुकना होता है, या इंट्रावीनस फ्लूइड के अंदर उसका स्टेटस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम रहता है, यानी कि क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आपके कोलोइड का, तो ये क्या करते हैं भाई? ये एक प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। क्या होते हैं? ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा एक्सपेंडर का मतलब कि प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है उसको क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर रिप्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये अपन कैसे देते हैं भाई? 1:1 के रेशियो में देते हैं इसको। कितना देते हैं इसको? 1:1 की तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको इन्फ्यूज करते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, इसके एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं तो आपका नॉर्मल सेलिन, ठीक है, आपका RL, आपका D5W, ये सभी क्या है? आपके क्रिस्टलोइड्स है। जबकि अगर बात करता हूं कोलोइड्स की, तो कोलोइड्स के अंदर आपने सुना होगा एल्ब्यूमिन, नाम सुना है एल्ब्यूमिन का? बिल्कुल सर, एल्ब्यूमिन मोस्ट कॉमनली अपनी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो होती है वो कौन सी होती है? आपकी एल्ब्यूमिन ही होती है। इसके अलावा और क्या होता है सर? ब्लड प्लाज्मा, जिसको आप बोलते हो FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये सब के सब क्या है? आपके वॉल्यूम एक्सपेंडर है। ये दोनों के दोनों क्या है भाई? आपके वॉल्यूम एक्सपेंडर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अपन इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको रहे? आईवी फ्लूइड्स को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सबसे पहले कि सर क्या होता है, कुछ टर्म्स आपने देखी होंगी यहाँ पे। सबसे पहली टर्म की मैं बात करता हूं, दैट इज सोल्यूट। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। चलो पहले सॉल्वेंट की बात करते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट पे। पहला आपका सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। तीन टर्म्स आपके सामने। अरे सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जैसे कि लिक्विड, जो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करता हूं तो कौन सा होता है? ये होता है आपका वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? आपका वाटर। यानी कि जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आके वो डिसोल्व होगा, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आके क्या होगा? डिसोल्व होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे रे? सॉल्वेंट बोलेंगे। सोल्यूट क्या होता है? टू बी डिसोल्व, यानी कि जो भी डिसोल्व होगा। जैसे कि सॉल्वेंट क्या हो सकता है सर? सर NaCl हो सकता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अपन ने क्या कर दिया? पानी में घोलते हैं कि नहीं घोलते? बिल्कुल सर घोल देते हैं। यहाँ पे और क्या हो सकता है? शुगर हो सकती है क्या? बिल्कुल सर शुगर हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये सब के सब किसके अंदर है? सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? बेसिकली जो सब्सटेंस घुलेगा किसके अंदर है? सॉल्वेंट के अंदर। और अगर बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या बना है? तो सर ये है आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट।
दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। समझ में आ गई क्या बात यहाँ तक कि सोलवेंट क्या होता है सर, यूनिवर्सल सोलवेंट अपन H2O की बात करते हैं, वो पदार्थ जो इसके अंदर कोई भी चीज आके घुल जाएगी वो आपका सोलवेंट। सोल्यूट क्या है सर, इस सोलवेंट के अंदर जो सोल्यूट घुलेगा, जो भी इलेक्ट्रिकली एक्टिव सब्सटेंस जो आके और किसके अंदर है, सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, उसको अपन ने क्या बोल दिया, सोल्यूट बोल दिया। ठीक है। एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है सर, सॉल्यूशन होता है इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है आपका सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है आपका सॉल्यूशन होता है। तो भाई यहां तक समझ में आ गया जी सर, यहां तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और भी आपके सामने। सबसे पहला है आपका डिफ्यूजन। फर्स्ट जो टर्म है आप पढ़ते हो वो है आपके पास में है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है रे, तुमने क्या किया, अच्छे दिखने के लिए या फिर तुम कई दिनों से नहाए नहीं हो, तुमने क्या किया, पुष्पुष क्या कर दिया, तुमने अपने ऊपर जो है स्प्रे किया, डीओ वगैरह लगाया। ठीक है, डीओ तुमने जैसे ही लगाया वो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स होगा मतलब कि तुमने यहाँ पे लगाया था लेकिन पूरे रूम के अंदर उसकी क्या हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सर उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। यानी कि क्या हुआ अल्टीमेटली कि तुमने यहाँ पे कुछ ना कुछ छिड़का था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। यहाँ पे उसका जो कंसेंट्रेशन था वो क्या था, काफी ज्यादा हाई था, और वो क्या हो गया, जहां लो कंसेंट्रेशन थी वहां पे धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्पर्समेंट हो गया इसका। यानी कि किसका डिस्पर्समेंट हुआ, यहाँ पे जो स्मेल है वो क्या है आपका सोल्यूट, वो क्या है आपका सोल्यूट। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है सर, ये होता है कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ कौन मूवमेंट करता है, ये चीज ध्यान देने वाली है। सोल्यूट जो है यहाँ पे मूवमेंट करता है, दैट इज योर डिफ्यूजन, दैट इज योर डिफ्यूजन। सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए तुमने बचपन में एक चीज तो, एक प्रैक्टिकल तो किया होगा अपने साइंस लेबोरेटरीज के अंदर। क्या सर, ये वाला कि सर एक तुमने क्या लिया, कोई भी कंटेनर लिया और इस कंटेनर के बीच में तुमने क्या किया है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दिया तुमने, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे लगा दी। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए तुमने आलू को कट करके लगाया था, पोटैटो को, यानी कि ये क्या है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब तुमने क्या किया, दो सॉल्यूशंस एक तरफ, दोनों तरफ से क्या कर दिए, फिल कर दिए। एक तरफ तो सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या किया रे, पानी को भर दिया। किसको भर दिया, पानी को। यानी कि यहाँ तो क्या है आपका ओनली पानी का भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ H2O है। और इस तरफ तुमने क्या कर दिया कि सर पानी, और पानी के साथ में इस बार तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे चीनी को घोल दिया। किसको घोल दिया रे, चीनी को घोल दिया, या नमक को, चलो नमक को घोल देते हैं। तो ये क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है। ये क्या है आपका, एक तरीके से साल्ट सॉल्यूशन है। यानी कि इसके अंदर क्या है, H2O प्लस NaCl है। ये चीज समझ में आई, यानी कि एक सॉल्यूशन अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है। और इधर देखा जाए तो इधर क्या है, पानी के साथ में नमक घुला हुआ है, पानी के साथ में नमक घुला हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो है वो क्या है भाई, इसकी थोड़ी सी लोअर साइड है। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि क्या घोल दिया तुमने, नमक घोल दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है भाई, हाई है, हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये क्या है, हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो पानी को क्या करेगा, ये जो फ्लूइड है ये पानी को अपनी तरफ मूवमेंट करवाएगा। यानी कि कौन मूवमेंट किया, पानी क्या था आपका, सोल्यूट था कि सॉल्वेंट था। सर हमें पता है कि पानी एक क्या था, सॉल्वेंट था। पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा थी, सिर्फ पानी की कंसंट्रेशन, नॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपका सॉल्वेंट है उसकी अकेले की कंसंट्रेशन किसके अंदर थी। तो देखिए दोनों के दोनों फ्लूइड पहले क्या थे, इक्वल क्वांटिटी के अंदर थे। यहाँ पे सिर्फ पानी था, लेकिन यहाँ पानी के साथ साथ में और क्या है, सोडियम क्लोराइड भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वाले फ्लूइड के अंदर इसके कंपैरेटिवली क्या है, पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, जबकि यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन क्या है, स्लाइटली हाई है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पानी है वो मूवमेंट करेगा अपनी हायर कंसंट्रेशन से। यानी कि कौन मूवमेंट करा रहे, सोलवेंट। कौन मूवमेंट करा, सोलवेंट। सोलवेंट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
सोलवेंट यानी कि पानी जो है वो यहाँ पे मूव करेगा, और तुमने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद में इस वाले फ्लूइड का, यानी कि इसको अगर अपन ए मान लें, इसको अपन अगर बी मान लें, तो बी वाले सॉल्यूशन का थोड़ी देर के बाद में तुम्हें लेवल जो है कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा अपने को, या अमाउंट या क्वांटिटी जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। इसको क्या बोल दिया सर? इसको अपन ने बोल दिया ऑस्मोसिस। इसको क्या बोल दिया अपन ने? ऑस्मोसिस बोल दिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि सर और क्या क्या है। एक होती है आपकी टोनिसिटी। नाम सुना है तुमने टोनिसिटी का? हाँ सर, हमने सुना ही होगा नाम तो, है ना, टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है? तो टोनिसिटी होती है किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकली एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है। ध्यान से सुनना कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकली एक्टिव सब्सटेंस या इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंपोनेंट्स की नंबर कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है, उसको क्या कहते हैं? टोनिसिटी। तो इसके अंदर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली एक्टिव सब्सटेंसेज या कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टोनिसिटी बोलते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? कंसंट्रेशन भी, किसी भी फ्लूइड की कंसंट्रेशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब बात आती है सर टोनिसिटी। तो अब टोनिसिटी की जब बात आई है तो सर ब्लड की टोनिसिटी कितनी होती है? यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं किसकी रे? टोनिसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की टोनिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितनी होती है सर? ये होती है आपकी 250 से लेके और 300 मिलीमोल पर लीटर, जिसको आप क्या बोलते हो रे? ऑस्मोलरिटी। इसको और क्या बोल सकते हो? इसको और बोल सकते हो ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी यानी कि 1 लीटर फ्लूइड के अंदर, ऑस्मोलरिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? 1 लीटर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंपोनेंट्स की संख्या कितनी है, उनका नंबर कितना है, इसको अपन क्या बोलेंगे? टोनिसिटी बोल देंगे। ब्लड की टोनिसिटी कितनी होती है? तो सर ब्लड की टोनिसिटी होती है 250 से 300 मिलीमोल पर लीटर। वहीं अगर बात करता हूं प्लाज्मा कि सर प्लाज्मा की टोनिसिटी कितनी होती है? प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि प्लाज्मा की टोनिसिटी होती है 293 मिलीमोल पर लीटर। 293 मिलीमोल पर लीटर जो है आपका क्या होता है? इसका कंसंट्रेशन होता है, या फिर आपकी ऑस्मोलरिटी होती है किसकी? प्लाज्मा की। दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अब तुमने एक चीज तो सुनी होगी, क्या सुनी होगी प्यारे बच्चों? कि एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। एक कौन सा होता है? हाइपोटोनिक। और एक होता है हाइपरटोनिक। ये 3 नाम तुमने सुने हैं? हाँ सर बिल्कुल, हमने ये 3 नाम बहुत बार बार सुने हैं, बार बार हमसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन या जिनकी ऑस्मोलरिटी जो है वो ब्लड की कंसंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी के इक्वल हो, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन which have osmolarity equal to blood, ब्लड की ऑस्मोलरिटी के इक्वल अगर किसी भी सॉल्यूशन की क्या है भाई? ऑस्मोलरिटी अगर है तो उस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे रे? उस सॉल्यूशन को दे देंगे सर आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या होते हैं सर? हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो हाइपोटोनिक कौन से सॉल्यूशन होते हैं? वे सॉल्यूशन जिनकी ऑस्मोलरिटी ब्लड ऑस्मोलरिटी से क्या होती है? कम होती है, उसको अपन क्या बोल देंगे? हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी इज लेस देन ब्लड। अगर ब्लड से कम ऑस्मोलरिटी अगर किसी सॉल्यूशन की है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया रहे? हाइपोटोनिक बोल दिया सर। उसको क्या बोल दिया अपन ने? हाइपोटोनिक बोल दिया। एंड लास्ट वन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि सॉल्यूशन की जो
ऑस्मोलरिटी है वो ज्यादा होगी किससे रहे, ब्लड से। ब्लड से ज्यादा अगर ऑस्मोलरिटी है किसी भी सॉल्यूशन की तो उसको क्या कह देंगे सर, उसको अपन कह देंगे सर हाइपरटोनिक कह देंगे। क्या कह देंगे उसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह देंगे। यहां तक समझ में आया क्या? एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आइसोटोनिक तो सबको पता होता है कि नॉर्मल सेलिन, नॉर्मल सेलिन कौन सा वाला 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका आइसोटोनिक होता है। इसके अलावा आरएल रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन क्या होता है आपका आइसोटोनिक होता है। इसके अलावा D5W, D5W भी क्या है आपका आइसोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सा होगा सर, हाइपोटोनिक की अगर बात करते हैं तो हाफ NS जो है, या फिर बात करता हूं कि अगर किसी NS की कंसंट्रेशन 0.45% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका हाइपोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक की अगर बात करता हूं तो 3% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या होता है आपका हाइपरटोनिक होता है। इसके अलावा मैनिटोल सबने पढ़ा है क्या, मैनिटोल जो है वो भी आपका क्या है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये बात हो गई कि सर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछ लिए जाए तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोनो समस्या तो नहीं है? अगर यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अपन बात करेंगे हर एक सॉल्यूशन के बारे में, जिसकी कंसंट्रेशन अपन पढ़ेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन होती है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं उस फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि सर उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे क्लास के अंदर। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में, आइसोटोनिक फ्लूइड्स। तो सर आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में अपन क्या पता है सर, हमें इतना पता है आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में कि इनकी जो ऑस्मोलरिटी रहती है वो किसके इक्वल रहती है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी के इक्वल रहती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो तुमने सबने सुना ही होगा, क्या सुना होगा, एक होता है आपका नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलिन भी बोलते हैं। सर नॉर्मल सेलाइन की बात आती है तो नॉर्मल सेलिन जब भी आपको बोला जाए तो आपको क्या सोचना है कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है रे 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल सेलाइन सुनते ही जब तक आपको कंसंट्रेशन स्पेसिफाई नहीं करे एग्जामिनर या कोई भी सामने वाला, तब तक आपको क्या सोच के रखना है कि सर जब भी नॉर्मल सेलाइन की बात होगी तो हम बात करेंगे किसकी रे 0.9% नॉर्मल सेलाइन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। बात कर लेते हैं कि सर इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन या फिर ऑस्मोलरिटी। चलो ऑस्मोलरिटी लिखते हैं। ऑस्मोलरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो देखो बार बार कह रहा हूं मैं, ऑस्मोलरिटी क्या आती है, ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या होगी, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंपोनेंट्स कितने हैं। एक होती है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी की मैं अगर बात करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे कि 1 kg सॉल्यूशन के अंदर, 1 kg सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकली एक्टिव सब्सटेंस कितने हैं उसको अपन क्या कह देंगे, ऑस्मोलैरिटी कह देंगे। यहां तक बात आ गई समझे। एक होती है लैलिटी, सॉरी लैलिटी का मतलब क्या है, पर केजी सॉल्यूशन, सॉरी ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंपोनेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जब भी बात आती है 1 लीटर सॉल्यूशन की तो अपन किसके बारे में बात करेंगे, ऑस्मोलैरिटी के बारे में, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी के बारे में। और होता है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी की अगर बात करता हूं तो वही है आपके इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंपोनेंट्स इन 1 kg सॉल्यूशन। जब भी केजी की बात आएगी तब अपन बात करेंगे किसके बारे में, ऑस्मोलैलिटी के बारे में। जब भी लीटर की बात आएगी तब अपन किसके बारे में बात करेंगे, ऑस्मोलैरिटी। क्योंकि अपन को पता है कि सर हम जब भी लिक्विड्स की बात आती है तो लीटर के अंदर ही इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोलैलिटी आपको किसी भी फ्लूइड की जो है जनरली याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत अच्छी बात अगर आ गई तो अब बात कर लेते हैं कि सर इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो ऑस्मोलैरिटी इसकी होती है प्यारे बच्चों 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। कितना होता है 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। क्योंकि ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर सोडियम की तो अलग होगी और क्लोराइड की अलग होगी। तो सोडियम की कितनी होगी सर, सोडियम की होती है इसकी आधी, यानी कि कितनी होगी 154 मिलीमोल तो किसकी हो जाएगी आपके सोडियम की, और क्लोराइड की कितनी होगी तो इसकी भी 154 मिली ओस्मोल पर लीटर जो है कंसंट्रेशन रहेगी। डिफरेंट बात आ गई क्या समझ में यहाँ तक? अरे यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई क्या?
हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि सर, इसका मतलब क्या है कि 0.9%, इस 0.9%, जब भी 9% की बात आती है तो अपन क्या बोलते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन की बात करते हैं, 100 ml सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड कितना है भाई? 0.9 ग्राम है। कितना है? 0.9 ग्राम है। इसका मतलब कि अगर आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो आपको कितने नमक की जरूरत होगी? तो 9 ग्राम नमक की जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी? 9 ग्राम नमक की जरूरत होगी। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से जनरली पूछ लिया जाता है कि अगर बताइए आपको घर पे जो है नॉर्मल सैलाइन बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आपको नॉर्मल सैलाइन बनाना है जिसकी कंसेंट्रेशन तुम रखोगे 0.9 ग्राम 9%, 0.9% अगर तुम्हें रखनी है तो तुम क्या करोगे भाई? 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए तुम्हें 9 ग्राम नमक की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार तुमसे पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ईच एंड, अब देखिए यहाँ पे सोडियम था, ये तो कौन सा था आपका? सोडियम, और ये कौन सा था आपका? क्लोराइड। तो दोनों की अलग अलग कंसेंट्रेशन तुम्हें पता चल गई, अलग अलग से ऑस्मोलरिटी पता चल गई कि किसकी कितनी ऑस्मोलरिटी रहती है। बिल्कुल सर, पता चल गई। इसके यूजेज की अगर बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके अगर यूजेज की मैं बात करूँ तो यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं आपकी? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ में अगर बात करता हूँ डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी अपन इसको फ्लूइड को यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं सर हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया का मतलब क्या है? सोडियम की कंसेंट्रेशन अगर किसी के अंदर कम होगी तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाला फ्लूइड है अपने हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, वो भी कौन सा था आपका? नॉर्मल सैलाइन ही होता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो ये कैसा है? एक आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो बता दो। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करता हूँ कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे इसके रहते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे देख लो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके रहते हैं आपके कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट किसका है? हाइपरटेंसिव है, तो उस केस के अंदर आपको क्या नहीं करना? उस पेशेंट को जो है नॉर्मल सलाइन जो है नहीं देना है। वहीं अगर बात करता हूँ कि कार्डियक प्रॉब्लम जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कोई पेशेंट अगर फ्लूइड ओवरलोड के अंदर है तो उस केस के अंदर भी आपको क्या नहीं करना? पेशेंट को जो है नॉर्मल सलाइन जो है वो इन्फ्यूज नहीं करना है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? सर बिल्कुल आ गई। चले नेक्स्ट, चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमनली आपने नाम सुना होगा, D5W। किसका नाम सुना होगा तुमने? D5W। या फिर अपन सर इसको क्या बोलते हैं? 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज भी बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? सर बिल्कुल बोल देते हैं हम तो। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे किसकी? D5W या डेक्सट्रोज की। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं भाई, हाइपोटोनिक सैलिन भी बोलते हैं इसको। फिजियोलॉजिकल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलरिटी रहती है वो थोड़ी सी क्या रहती है? लोअर साइड रहती है। हालांकि होता आइसोटोनिक है, लेकिन पता नहीं क्यों फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया, किसी ने इसका नाम रख दिया है जबरदस्ती, ऐसे आया उठ के और उसने अपना नाम रख दिया। तो आपको इतना कंफ्यूजिव वर्ड याद में यहाँ पे नहीं रखना। अपन क्या रखेंगे? सिर्फ D5W और 5% डेक्सट्रोज को अपन यहाँ पे याद रखेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 5% का मतलब क्या हो गया कि सर 5% का मतलब हो गया कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज अगर तुमने मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? आपका D5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? D5 बन जाएगा। तो 1 लीटर का सॉल्यूशन अगर तुम्हें बनाना है तो 1 लीटर का सॉल्यूशन के लिए कितना जरूरत होगी? सर 50 ग्राम की जरूरत होगी। कितने की रहे? 50 ग्राम की जरूरत होगी। ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए अपन बात करते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर किसी पेशेंट को तुमने 1 लीटर, किसी पेशेंट को 1 लीटर D5W अगर तुमने उसको क्या किया भाई? इन्फ्यूज किया है, ट्रांसफ्यूज किया है, दिया है, तुमने उसको एडमिनिस्टर कर दिया है, तो अब बताइए कि उसको इससे मिलने वाली एनर्जी, उससे मिलने वाली शक्ति कितनी होगी? तो सर हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज से 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज से जो है 3.4 किलो कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 ग्राम से 3.4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, अगर 3.4 किलो कैलोरीज मिलती हैं D5, अभी पढ़ने क्या पड़ा था थोड़ी देर पहले कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ D5W बनाने के लिए कितने ग्राम
डेक्सट्रोज की जरूरत होगी तो 50 ग्राम की जरूरत होगी। कितनी जरूरत होगी? 50 ग्राम की। अगर 1 ग्राम से मिल रहा है 3.4 किलो कैलोरी, तो 50 ग्राम से कितना होगा? तो सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे रे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि आज तक किसी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। फिर भी क्या करना है भाई? आप लोगों को इसको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर इसकी ऑस्मोलरिटी बता दो। ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? सर इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 278 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है? ऑस्मोलरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो रहती है आपकी 278 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहती है। ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्मोलरिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सॉल्यूशन की कितनी ऑस्मोलरिटी रहती है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। कब यूज करते हैं? सर यूजेज की बात करूं, यूजेज की अगर बात करता हूं तो अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है रे, पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया अगर हुआ है तो उस केस के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को हाइपरनेट्रीमिया हुआ है, हाइपरनेट्रीमिया यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन अगर किसी के ब्लड के अंदर बढ़ गई है, उसको क्या कर देंगे अपन? हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन बोल देंगे। तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन के बाद में आपको जो इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि वो एंटीबायोटिक 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन के अंदर लिखी हुई है, तो अगर पेशेंट हाइपोनेट्रीमिक है तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? दूसरा फ्लूइड लोगे, और दूसरा फ्लूइड कौन सा होगा? आपका 5% डेक्सट्रोज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिल्कुल बहुत क्लियर है कि डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? पेशेंट का ऑलरेडी शुगर जो है वो हाई रहता है, ब्लड शुगर लेवल जो है क्या आता है? ऑलरेडी इसका हाई होता है, तो उसके अंदर अपन नहीं देंगे। अगर किसी को हुआ है DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसका क्या है? डायबिटीज मेलाइटस का ही कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस के अंदर अपन क्या नहीं करेंगे भाई? इसको जो है वो 5% डेक्सट्रोज नहीं देंगे। एक और होता है HHNS की अगर मैं बात करता हूं तो HHNS क्या होता है सर? HHNS होता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या होगा? कि ब्लड शुगर का हाई होना। हाइपर ओस्मोलर का मतलब क्या होगा? कि ब्लड की ओस्मोलरिटी ज्यादा होना। और नॉन कीटोजेनिक का मतलब क्या होगा? कि उसके अंदर अभी कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ऐसे सिंड्रोम के अंदर भी अपन क्या करते हैं भाई? अवॉइड करते हैं। किसको? D5W को। किसको अवॉइड करते हैं? D5W को जो है ऐसी कंडीशंस के अंदर भी अपने को क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? हाँ, अरे अगर तुम्हें देखो 5% डेक्सट्रोज की दी हुई है, 5% डेक्सट्रोज की ओस्मोलरिटी तुम्हें दी हुई है, अभी तुमसे पूछे कि 10% ओस्मोलरिटी, 10% डेक्सट्रोज की कितनी ओस्मोलरिटी होगी, तो इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बिल्कुल सर कर देंगे। अगर तुमसे पूछे D25 की, तो 5 की दे रखी है, तुम्हें 25 की काउंट कैलकुलेट करनी है, तो क्या करोगे? तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। वहीं अगर तुमसे पूछे कि 50% डेक्सट्रोज की ओस्मोलरिटी कितनी रहती है, तो मल्टीप्लाई कर देना इसको 10 से। अब देखो तुम्हें एक सॉल्यूशन की फ्लूइड की या एक सॉल्यूशन की तुम्हें ओस्मोलरिटी याद रखनी है, और बाकी तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग को यूज करोगे तो आराम से आपके सामने ओस्मोलरिटी आ जाएगी। और ओस्मोलरिटी के हिसाब से तुम बता सकते हो कि ये जो फ्लूइड है ये हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर D5W की कितनी है? 278 है। और अगर आपने बात करी कि D10 की, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 278 × 2, यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ पे हो गया आपका 5, और यहाँ पे हो गया आपका 5, यानी कि 556 मिली ओस्मोल पर लीटर क्या रहेगी रे? आपकी ओस्मोलरिटी रहेगी। किसकी रे? D10 की। किसकी रे? डेक्सट्रोज 10% की। यानी कि ये कैसा हो गया आपका? हाइपरटोनिक हो गया सर। ये कैसा हो गया आपका? हाइपरटोनिक हो गया। अब यहाँ पे अगर 10% की तुम्हें दे रखी है, 50% की पूछनी है, तो इसके आगे एक 0 और लगा दो, यानी कि 5560 मिली ओस्मोल पर लीटर तक की क्या रहती है? आपकी ओस्मोलरिटी रहती है। किसकी रे? D50 की। किसकी? D50 की। यानी कि कितना ज्यादा क्या रहेगा? ये हाइपर ओस्मोलर रहेगा या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब तुम्हें फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि तुम हमेशा से करते आए हो। तुम्हें सिर्फ 2-3 फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन ध्यान रखनी है। एक नॉर्मल सलाइन की, अरे तुमसे 0.9% नॉर्मल सलाइन की तुमसे पूछी, अभी तुमसे बोला कि ½ NH। अगर तुमने किसी के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को कम कर दिया,
तो ऑस्मोलरिटी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर हो जाएगी। अगर तुमसे पूछे कि 3% नॉर्मल सैलाइन की कितनी ऑस्मोलरिटी रहेगी, तो तुमने क्या कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया ऑस्मोलरिटी को, यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया तुमने फ्लूइड की कंसंट्रेशन को, तो ऑस्मोलरिटी भी कितनी बढ़ जाएगी सर? 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 308 को 3 से मल्टीप्लाई करके और आप 3% नॉर्मल सैलाइन की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हो, ऑस्मोलरिटी को चेक कर सकते हो, जो कि लगभग आएगी आपकी 924 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि वो क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हालांकि अपने यहाँ पे सभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का पार्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे रटना मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी सिखाऊंगा भी नहीं, सिर्फ 3 फ्लूइड्स की आपको याद रखनी है। पहला फ्लूइड आपका कौन सा था सर? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सर नॉर्मल सैलाइन का, ठीक है। दूसरा फ्लूइड कौन सा था? तो दूसरा फ्लूइड आपका D5W, जिसकी कितनी रहती है? 278 रहती है। और तीसरा जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है वो है आपका रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट, जिसको तुमने बोल दिया RL, क्या बोल दिया तुमने उसको? RL बोल दिया, रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो कब डिस्कवर किया गया? सिडनिया लिंगर, सिडनिया लिंगर ने 1880 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। किसने रे? सिडनिया, कैसे कैसे नाम है, सिडनिया लिंगर, सिडनिया लिंगर ने कब 1880 के अंदर इसको सबसे पहले क्या किया था भाई? डिस्कवर किया था। उसी के नाम पे इसका क्या नाम डाल दिया? रिंगर्स लैक्टेट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में कौन आया रहा है? उसके बाद में आया हार्टमैन। हार्टमैन ने क्या कर दिया? हार्टमैन एडेड लैक्टेट। लैक्टेट किसने किया था ऐड आके? हार्टमैन ने। और ये कब किया था सर? 1930 के अंदर, 1930 के अंदर। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हार्टमैन ने आके और उसके अंदर क्या किया था? आपका लैक्टेट को ऐड किया था, और सिडनिया रिंगर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इसलिए आजकल अपन क्या बोलते हैं कि इट इज ए हार्टमैन सॉल्यूशन। इसको क्या बोल दिया रे? हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल सर बोलते हैं, ठीक है। कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं, क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो देखो थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंटेंट। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? कंटेंट। कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला कंटेंट है आपका जो कि है नॉर्मल सैलाइन वाला सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला कंटेंट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूं कि सर कितना रहता है, तो ये रहता है आपका 6 ग्राम पर लीटर। कितना रहता है? 6 ग्राम पर लीटर, यानी कि 0.6 क्या रहती है इसकी? ऑस्मोलरिटी रहती है। 0.6% यहाँ पे क्या रहती है? इसकी कंसेंट्रेशन रहती है। वहीं अगर बात करता हूं कि दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट आपका पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा कौन सा आपका? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की अगर बात करता हूं तो ये रहता है आपका 0.3 ग्राम पर लीटर। कितना होता है भाई? 0.3 ग्राम पर लीटर रहता है आपका पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा है नेक्स्ट आपका? कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड कितना रहता है सर? ये रहता है आपका 0.2 ग्राम पर लीटर। और लास्ट वन इज लैक्टेट। लैक्टेट जो है ये कितना रहता है? तो लैक्टेट रहता है आपका 3.1 ग्राम, 3.1 ग्राम पर लीटर। ये तो बात हो गई कि किस कौन सा सॉल्यूशन कितना ग्राम पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? ओस्मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ओस्मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो ओस्मोलरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या सॉल्यूशन है सर इसके अंदर? एक तो सर सोडियम है, एक तो कौन सा है? सोडियम है, ध्यान से देखो। और क्या है? दूसरा क्या है? पोटेशियम है कि नहीं है सर? पोटेशियम भी है। तीसरा कौन सा है? क्लोराइड है। चौथा कौन सा है? कैल्शियम है। और पांचवा कौन सा है? लैक्टेट है। यही पांच कंपोनेंट्स हैं कि और भी कोई कंपोनेंट है? नहीं सर, यही कंपोनेंट्स है। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम रहता है इसके अंदर 130 मिलीमोल पर लीटर। क्या कंसेंट्रेशन रहती है इसकी सोडियम की? कि 130 मिलीमोल पर लीटर रहती है। क्लोराइड की सॉरी पोटेशियम की अगर बात करता हूं तो ये कितना रहता है आपका? 4 मिलीमोल पर लीटर। कितना रहते हैं? 4 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। क्लोराइड की अगर बात करता हूं तो क्लोराइड कितना रहता है? 109 मिलीमोल पर लीटर। कितना रहता है आपका? 109 मिलीमोल पर लीटर रहता है। कैल्शियम की अगर बात करता हूं तो ये कितना रहता है आपका? 3 मिलीमोल पर लीटर रहता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज लैक्टेट। लैक्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो लैक्टेट कितना रहता है? 28 मिलीमोल पर लीटर। कितना रहता है? 28 मिलीमोल पर लीटर,
कितना रहता है मिलीमोल पर लीटर। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सर टोटल कितना हो गया, तो टोटल रहता है आपका 274। कितना रहता है भाई 274 मिलीमोल पर लीटर। ये क्या रहती है भाई आपकी कंसंट्रेशन रहती है किसकी रहे, रिंगर्स लैक्टेट की। देखो भाई बहुत बार क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है इन कंपोनेंट्स के बारे में कि रिंगर्स लैक्टेट के अंदर जो है कौन कौन से कंपोनेंट एडेड रहते हैं कौन से नहीं रहते, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं, वहीं अगर मैं तुमसे बात करूं कि किस कंपोनेंट की कितनी ऑस्मोलरिटी रहती है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन दोनों चीजों को आपको जो है बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा इसको उतार लेना है। यानी कि आपका जो रिंगर्स लैक्टेट है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हुई भाई 274। तो ये था आपका तीसरा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलरिटी तुम्हें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सा हो गया, पहला था आपका नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन कौन सा वाला 0.9% वाला। 0.9% नॉर्मल सैलाइन की कितनी होती है सर, हमें पता है कि सर इसकी 308 मिलीमोल पर लीटर होती है। दूसरा हमने पढ़ा था D5W। D5W की अगर बात करूं तो कितना था 278 मिलीमोल पर लीटर। और तीसरा है आपका रिंगर्स लैक्टेट RL। RL की अगर बात करता हूं तो 274 मिलीमोल पर लीटर क्या रहती है इसकी कंसंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी जो है रहती है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी को? हाँ भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर इसके अंदर जो है ये क्या करता है रिंगर्स लैक्टेट। ये लैक्टेट जो सॉल्यूशन है, लैक्टेट जो कंपाउंड है, ये लीवर के अंदर जाके क्या होता है मेटाबोलाइज हो जाता है। और मेटाबोलाइज होकर क्या बनाता है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना, क्या डाल के लिख लेना रे, एक नोट डाल के लिख लेना कि वैसे तो HCO3 नोट प्रेजेंट इन RL बट lactate will metabolize in liver and form HCO3 ions। HCO3 आयंस जो है वो लीवर के अंदर बन जाते हैं। ये वाली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली लाइन क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यूजेज, तो यूजेज की अगर मैं बात करता हूं तो अगर किसी को क्या हुआ है डायरिया, डायरिया के अंदर जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए कौन सा वाला RL यूज होता है। अगर किसी को बर्न हुआ है तो बर्न के अंदर भी क्या रहता है भाई आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहता है आपका RL ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा और कहा माइल्ड एसिडोसिस के अंदर भी इसको दिया जा सकता है। किसके अंदर है माइल्ड एसिडोसिस। क्यों सर, वैसे तो सर इसके अंदर लैक्टेट है और लैक्टेट के लिए तो आप बता रहे हो कि तो एसिडिक कंपाउंड होता है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि ये जो लैक्टेट है ये जाके और लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होकर क्या बना देगा रे HCO3 बना देगा। क्या बना देगा HCO3 बना देगा। और अगर इसने HCO3 बना दिया तो यही तो तुम लोगों को चाहिए, अरे यही तो चीज तुमको चाहिए कि क्या हुआ था माइल्ड एसिडोसिस हुआ था। ये HCO3 कैसा है बेसिक कंपोनेंट है, कैसा है बेसिक कंपोनेंट है जो इसको क्या कर देगा मैनेज कर देगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि रीनल डिजीज के अंदर नहीं देना है, रीनल डिजीज के अंदर नहीं देना है। अगर किसी को AKI या CKD अगर है तो वो ऑलरेडी पेशेंट कैसा है हाइपरकैलेमिक कंडीशंस में है। और इसके अंदर भी क्या है पोटेशियम रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। तो आपको क्या करना है CKD या AKI के अंदर जो पेशेंट को है पोटेशियम नहीं जाना चाहिए। कौन नहीं जाना चाहिए पोटेशियम। क्यों सर, पोटेशियम अगर चला गया तो उनके अंदर ऑलरेडी, क्योंकि किडनी काम नहीं करी तो पोटेशियम की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर ऑलरेडी हाई है, ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या है हाइपरवोलेमिक स्टेटस बना हुआ है। और साथ ही साथ में क्या है हाइपरकैलेमिक कंडीशंस भी बनी हुई है जो क्या करवा देंगे पेशेंट को एरिथमिया करवा देंगे। क्या करवा देंगे रे एरिथमिया करवा देंगे। तो उस एरिथमिया से प्रिवेंट करने के लिए आप अगर किसी को रीनल डिजीज है तो उस केस के अंदर आपको क्या नहीं देना है पर्सन को आपको RL नहीं देना है। क्या नहीं देना है RL नहीं देना है। इसी के साथ में अगर किसी को लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, किसी को क्या हुआ है भाई लैक्टिक एसिडोसिस अगर हुआ है तो वो भी क्या होगा भाई आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन की श्रेणी में आएगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, उसके अंदर भी RL सॉल्यूशन। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि एक होता है लैक्टेट। लैक्टेट जो है अपन ABG एनालिसिस के दौरान भी पढ़ते हैं। लैक्टेट जो है क्या होता है एनारोबिक कंडीशंस में, मान लीजिए कि आपकी सेल्स तक बाई चांस जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, वहां तक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी जो सेल्स है वो क्या करेंगे मेटाबोलाइजेशन उनको करना है तो वो क्या करेंगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेंगे। क्या करेंगे एनारोबिक। और एनारोबिक
हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस जब भी अपनी बॉडी के अंदर होती हैं तो उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर लैक्टेट, और ये लैक्टेट क्या करता है उन मसल्स में सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें पेन होता है। देखा होगा तुमने कि तुम बहुत हैवी एक्सरसाइज सडनली अगर करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारी मसल्स के अंदर क्या होता है, पेन होता है। उसके पीछे कारण कौन है, ये लैक्टेट ही इसके पीछे कारण होता है, क्योंकि ये लैक्टेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर मैं बात करता हूँ कि लैक्टेट एक ऐसा कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ था और हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा, लैक्टेट जो है सडनली रेज हो जाएगा। नॉर्मल लैक्टेट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो नॉर्मल जो लैक्टेट रहता है, नॉर्मल लैक्टेट जो होता है 2.4 मिलीमोल पर लीटर, जो है आपकी कंडीशन बॉडी के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है नॉर्मल लैक्टेट। अगर लैक्टेट बढ़ा हुआ है मतलब हाइपोक्सिया हुआ है पेशेंट को, क्या हुआ है भाई, हाइपोक्सिया हुआ है। इसलिए देखते हो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पे अगर पेशेंट है और मैकेनिकल वेंटिलेशन के साथ में पेशेंट को एबीजी जब तुम करते हो तो लैक्टेट अगर बढ़ा हुआ है, दैट मींस डॉक्टर क्या कहेगा कि सर लैक्टेट बढ़ा हुआ है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, पेशेंट को जो है हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है, इनके टिश्यूज की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि लैक्टेट का बॉडी के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आपके, ये तीनों के तीनों सॉल्यूशंस आपके एनएस, आपका D5W, आपका आरएल, तीनों के तीनों क्या है भाई, आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आपका है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से वाले भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो सर हमें पता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड की कंसंट्रेशन से या ब्लड की ऑस्मोलरिटी से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। हाँ सर, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या होगी, कम होगी, किससे रे, ब्लड की ऑस्मोलरिटी से। किसकी ऑस्मोलरिटी से, ब्लड की ऑस्मोलरिटी से। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका 0.45 NS नॉर्मल सैलाइन या हाफ NS, हाफ गर्लफ्रेंड नहीं, हाफ नॉर्मल सैलाइन। ये चीज ध्यान रखना भाई। ये वाला सॉल्यूशन क्या है आपका, हाइपोटोनिक। अरे देखो, सबसे पहला जो सॉल्यूशन आपने पढ़ा था उसमें क्या बताया मैंने तुम लोगों को बताया कि 0.9% जो नॉर्मल सैलाइन होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 308 होती है, 308 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसके अंदर तुमने क्या कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन को आधा कर दिया। अगर तुमने उसकी कंसंट्रेशन को आधा कर दिया तो ऑस्मोलरिटी आधी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर आधी हो जाएगी। तो 308 का आधा कितना हो गया सर, 308 का आधा हो गया सर 154 मिली मोल पर लीटर, जो है हाफ NS की क्या रहेगी भाई, आपकी ऑस्मोलरिटी रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी सर सोडियम की अलग होगी और क्लोराइड की अलग होगी, तो सोडियम और क्लोराइड की अलग अलग कैलकुलेट कर लो कितनी कितनी होगी। तो 154 का आधा कितना होगा, 154 का आधा कितना होगा, तो लगभग आपका 72 मिलीमोल पर लीटर जो है वो आपकी दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या, अरे ये बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, हाँ सर हमें ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कौन कौन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, तो दूसरा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहने वाला है 0.3% नॉर्मल सैलाइन, या फिर अपन किसको क्या बोल सकते हैं, 1/3 नॉर्मल सैलाइन, या और क्या बोल सकते हैं सर, इसको अपन बोल सकते हैं 0.3 नहीं सॉरी 0.45 था ना, 0.225% नॉर्मल सैलाइन, 0.225% नॉर्मल सैलाइन या 1/3 ऑफ नॉर्मल सैलाइन। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो सर कितनी होगी, तो देखो आपकी जो है 1/3 हो गई, क्या कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1/3 हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर 1/3 हो गई। तो 308 का 1/3 कर लो, 1/3 इंटू 308, ठीक है। 308 का 1/3 अगर करोगे तो कितना आएगा, लगभग आपका 102 आएगा। कितना आएगा रे, 102। तो अगर मैं बात करता हूँ 1/3 NS की या 0.225% नॉर्मल सैलाइन की जो कंसंट्रेशन रहती है वो कितनी रहती है रे, 102 मिलीमोल पर लीटर। यानी कि ये भी क्या है आपका हाइपोटोनिक है कि नहीं है, बिल्कुल सर हाइपोटोनिक। आपने बोला था 250 से 300 क्या रहती है आपकी मिलीमोल पर लीटर ब्लड की कंसंट्रेशन रहती है, उसकी कंसंट्रेशन से तो काफी कम है, ये काफी कम है कि नहीं है, बिल्कुल ये बहुत कम है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, अरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, हाँ। नेक्स्ट आपका और कौन से सॉल्यूशन है सर, और सॉल्यूशन आपका D3W अगर बना दूं, क्या बना दूं मैं, D3W में बना दूं, एक सॉल्यूशन और बना देते हैं 3% डेक्सट्रोज,
है ना। 5% की कितनी थी रे, 5% की सर हमें पता है 278 थी, कितनी थी 278, तो पहले 1% की निकाल लो, है 1% की निकाल लो, कितनी रहेगी लगभग, अगर आपने इसको डिवाइड किया किसको 278 को डिवाइड किया 5 से तो क्या होगा आपका 5, ठीक है, और 25, यहाँ पे अगर बात करता हूँ 2 और 55 लगभग आपका 56, है ना अप्रोक्सीमेटली। अगर बात करता हूँ 1% डेक्सट्रोज की, 1% डेक्सट्रोज की जो है वो कंसेंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 56 मिलीमोल पर लीटर आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो 3% है आपका, तो 3% को लेकर करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 18 1, ठीक है, और 5 15 और 1 आपका कितना हो गया 16, यानी कि 168 मिलीमोल पर लीटर आएगा। क्या रहेगा इसका लगभग 168, कितना आएगा रे 168 मिलीमोल पर लीटर आएगी इसकी क्या कंसंट्रेशन। ये भी क्या आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। तो इसकी कितनी होगी 168 मिलीमोल पर लीटर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ 3 सॉल्यूशन की आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। बात समझ में आ गई क्या सर, बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे रे, ब्लड की कंसंट्रेशन से, ठीक है। सबसे पहला सॉल्यूशन अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले सॉल्यूशन की अपन बात कर लेते हैं D10W, या फिर बात करता हूं 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन कौन सा है, 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन की अगर बात करता हूं तो सर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि 5% की कितनी होती है 278 होती है, तो 278 को 2 से गुणा करोगे तो लगभग कितना आएगा आपका 500 और नहीं 600 कुछ आएगा ना, हाँ 278 500 कुछ ही आएगा इंटू 2 करके देख लेते हैं, 6 5 5, हाँ 556 मिलीमोल पर लीटर। क्या आएगा रे 556 मिलीमोल पर लीटर आएगा इसका कंसंट्रेशन। 556 मिलीमोल पर लीटर क्या आएगा रे इसका आपका कंसंट्रेशन जो है या ऑस्मोलरिटी जो है वो आने वाली है। यानी कि ये क्या है, हाइपरटोनिक है कि नहीं है, बिल्कुल सर हाइपरटोनिक। आपने बोला था 250 से 300 तो ऑस्मोलरिटी रहती है किसकी है, ब्लड की, तो ये तो उससे काफी ज्यादा है कि नहीं है। और कौन से सॉल्यूशन होंगे सर, इसके अलावा होगा 10% के अलावा आपका 25% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। ये भी क्या होगा आपका सर, ये भी आपका हाइपरटोनिक होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो और कौन सा होगा सर, 50% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। कौन सा है 50% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। और सर कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कौन सा वाला 20% एल्ब्यूमिन भी आपका कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैनिटोल सॉल्यूशन, मैनिटोल सॉल्यूशन कैसा है आपका, यहाँ पे देखा जाए तो ये सर आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है रे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये कब यूज किया जाता है, अगर यहाँ पे अगर बात करता हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, 3% सोडियम क्लोराइड, 3% सोडियम क्लोराइड, ये कैसा है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, बिल्कुल सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। 0.9% की ही कितनी होती है 308 होती है, यानी कि वही बॉर्डर लाइन के जस्ट पास में क्रॉस कर जाता है। तो इसकी तो कितनी होगी लगभग 924, कितनी होगी इसकी 924 मिलीमोल पर लीटर रहेगी। कितनी रहेगी 924 मिलीमोल पर लीटर जो है इसकी कंसंट्रेशन रहने वाली। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, बिल्कुल सर हमें बात समझ में आ गई। तो देखो अभी तक तो ऐसे सॉल्यूशंस अपन ने पढ़े जो क्या थे, अकेले अकेले थे, अकेले अकेले तुमने देखा होगा सारे के सारे सॉल्यूशंस है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जो क्या है साथ में मिले हुए हैं, क्या हुए हैं दोनों के दोनों साथ में मिले हुए हैं। जैसे कि हाफ DNS तुमने पढ़ा होगा, हाफ DNS या 0.45% डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है और ये आपका हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। आ जाओ भाई, सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं कि किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो देखिए हाफ DNS की जब भी बात आती है तो डेक्सट्रोज तो कितना है इसके अंदर 5% डेक्सट्रोज है, कितना है इसके अंदर 5% डेक्सट्रोज है। लेकिन नॉर्मल सेलाइन कितना है, तो सर नॉर्मल सेलाइन जो है 0.45%
नॉर्मल सलाइन है, कितना है 0.45% नॉर्मल सलाइन है। 5% डेक्सट्रोज की तो हमें पता है सर 278 मिलीमोल पर लीटर होती है। कितनी हो रही है 278 पर लीटर मिलीमोल पर लीटर है। जबकि अगर बात करता हूं तो 0.45% नॉर्मल सलाइन की जो कंसंट्रेशन होती है वो सर हमें पता है 154 मिलीमोल पर लीटर होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाफ NH की जो है वो कितनी आएगी 2 एंड 13 एंड 434 क्या आएगी आपकी 432 मिलीमोल पर लीटर आएगी आपकी किसकी रे 0.45% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि ये कैसा है आपका एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहने वाला है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? हाँ सर कब यूज करते हैं? तो जैसे कि आपका मैनिटोल, मैनिटोल कब यूज करते हैं सर? मैनिटोल जो है अपन यूज करते हैं अगर किसी को ब्रेन के अंदर इडीमा हो गई है। क्या हो गई है? ब्रेन की इडीमा अगर हो गई है, CSF का प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया है। तो ये क्या करेगा सर? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है एक ब्रेन, ये क्या है? एक ब्रेन है सर। इस ब्रेन के अंदर क्या है? इस ब्रेन के अंदर एक तो है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में थर्ड वेंट्रिकल, और एक आपके पास में फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर आपके पास में नीचे स्पाइनल कॉर्ड। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। हाँ सर होती है। यहाँ पे होता है आपका कोरोइड प्लेक्सिस। यहाँ पे क्या होता है आपका कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस क्या करता है सर? कोरोइड प्लेक्सिस जो है आपके अंदर CSF का प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? CSF का प्रोडक्शन करवाता है। कौन? कोरोइड प्लेक्सिस। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, अपन पढ़ रहे हैं मैनिटोल की फिजियोलॉजी, ठीक है, कि मैनिटोल कैसे काम करता है। अब क्या होता है सर? CSF का लेवल बढ़ गया। CSF का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि क्या हो गया? पेशेंट को हाइड्रोसिफिलिस हो गया। या फिर मैं बात करता हूं कि ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों क्या हो गया? हाई हो गया। ICP क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब देखो तुमने क्या किया, पेशेंट को मैनिटोल दिया। मैनिटोल कैसा था? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। क्या था रे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तुमने दिया इन ब्लड वेसल्स के अंदर। ये जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर क्या था? अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बह रहा है। अब क्या हो रहा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बह रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है सर? इसके अंदर सर सोलवेंट, सोलवेंट तो क्या है सर? इसके अंदर ज्यादा है, और सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या है? कम है। जबकि CSF का लेवल बढ़ा हुआ है, CSF का ओवर प्रोडक्शन हो रखा है। तो CSF के अंदर क्या है? CSF के अंदर सर कुछ इस तरीके की घटना हो रही है। कैसी घटना हो रही है कि यहाँ पे जो सोल्यूट जो है, सोल्यूट तो क्या है? कम है, और सोलवेंट जो है, पानी जो है वो क्या है? इसके अंदर ज्यादा है। अब क्या होगा सर? ओस्मोसिस होगा। क्या होगा रे? ओस्मोसिस होगा। और ओस्मोसिस अगर होगा तो ये जो सोलवेंट है जो किसके अंदर है? CSF के अंदर ज्यादा है, ये क्या करेगा? मूव करेगा इसकी हायर कंसंट्रेशन से और इसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी कि क्या होगा? CSF से पानी कहां चला जाएगा? आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया तो यही तो तुम्हें करना था कि जो CSF का लेवल बढ़ा हुआ था उसके अंदर क्या है? पानी सबसे ज्यादा होता है CSF के अंदर भी, ठीक है, 90% तक क्या होता है? पानी ही होता है। तो पानी कहां चला गया? यानी कि सोलवेंट कहां चला गया? आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गया? फ्लूइड ओवरलोड हो गया। वो कहां चला गया? किडनी के पास। और किडनी ने क्या करवा दिया? उसका यूरिन बना के और बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? तुम्हारा जो ब्रेन की स्वेलिंग थी, मैं बात करता हूं कि इंक्रीज ICP था, वो इस तरीके से क्या हो जाता है रे? मैनेज हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई क्या? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ओस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ओस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे। यहां तक बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? किसी को कोई डाउट, कोनो समस्या तो नहीं है? ठीक है। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस भी होते हैं भाई, कुछ और सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा लाइट। नाम सुना होगा तुमने, प्लाज्मा लाइट। प्लाज्मा लाइट अगर मैं बात करता हूं, या फिर आइसोलाइट, आइसोलाइट P, आइसोलाइट M, ठीक है, आइसोलाइट P, आइसोलाइट M। यहां पे बात आती है कि आइसोलाइट P के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर फास्फोरस ऐड होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम, इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम एडेड होता है। चाहे प्लाज्मा लाइट की बात करें, चाहे वो आइसोलाइट्स की बात करें, ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो कैसे होते हैं भाई? आइसोटोनिक। कैसे होते हैं? आइसोटोनिक होते हैं। तो इनको आपको ज्यादा कुछ ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। एक बार जरूर पूछा हुआ है कि आइसोलाइट P के अंदर जो है कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है? तो उसके अंदर फोस्फोरस सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? फोस्फोरस। लेकिन क्या लग गया? आइसो लग गया ऑलरेडी, इसके आगे क्या लग गया? आइसो प्रीफिक्स लग गया, यानी कि ये कैसा है आपका? आइसोटोनिक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मा लाइट, प्लाज्मा लाइट जो है अपन क्या करते हैं? पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। प्लाज्मा लाइट क्या करते हैं भाई? पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। इसका जो कंपोजिशन है सिमिलर टू RL होता है,
सिमिलर टू आरएल होता है, लेकिन कैसा होता है, आरएल भी आपका आइसोटोनिक और ये वाले सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, आपके आइसोटोनिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए, आप लोगों ने इस क्लास को यहाँ तक देखा उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम लोग उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव ए गुड डे।